नमस्कार, मैं विकास कुमार। दोस्तों, इस विद्या विशेष यूट्यूब चैनल पे आज मिडाइवल हिस्ट्री का नोट्स वीडियो बना रहे हैं। मिडाइवल हिस्ट्री में पूर्व मध्यकाल से अगर हम देखते हैं तो 550 ईस्वी से 550 ईस्वी से 550 ईस्वी से 575 ईस्वी तक गुप्तोत्तर काल चलता है। इस क्षेत्र में हुनवर्धन है, यहाँ पे मौखरी शासक, यहाँ मैत्रक है, यशोवर्मन है, वातापी के चालुक्य 543 ईस्वी से 553 ईस्वी तक है। पल्लव, ये आंध्र प्रदेश ये सब के क्षेत्र में पल्लव जो है 550 से 930 ईस्वी तक है। पल्लव के बाद यहाँ पे चोल आता है। यहाँ पे देखें तो असम बंगाल क्षेत्र में कामरूप वंश है, उड़ीसा क्षेत्र में शशांक है, नहीं, ये सब आता है। हर्षवर्धन का काल जो है 606 ईस्वी से 664 ईस्वी तक रहता है। हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन है। वर्धन वंश का शासक कन्नौज के सत्ता का केंद्र बनाकर उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन किया। यानी वर्धन वंश का शासक कन्नौज को सत्ता, हर्षवर्धन ये जो है वर्धन वंश का शासक है, इन्होंने क्या किया कि केंद्र बनाकर उत्तर भारत का बड़े भूभाग पर शासन किया, जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, नहीं, इसके समकालीन गौड़ के शासक शशांक एवं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध का उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन से कहा जाता है कि अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि दान देने की प्रथा शुरुआत हर्षवर्धन ने किया। मतलब ये जो है अधिकारी जो था उसको वेतन के रूप में भूमि देने के प्रथा जो है शुरुआत किसने किया? हर्षवर्धन ने किया, नहीं। वेनसांग नामक चीनी यात्री की भारत यात्रा होता है हर्षवर्धन के काल में। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी। कौन? ये वेनसांग जो यात्री है, इन्होंने लिखा कि राज्य में जो है कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी। हर्षवर्धन राजकीय आय को 4 भागों में खर्च करता था। किसने कहा? वेनसांग, नहीं, वेनसांग कहा कि हर्षवर्धन जो है वो राजकीय आय को 4 भागों में खर्च करता था। ठीक है। चार भाग पर खर्च करता था। राज परिवार, शासन प्रशासन, विद्वानों और धार्मिक कार्यों पर। मतलब राज परिवार, प्रशासन, विद्वान और धार्मिक कार्यों पर ये खर्च करता था। नालंदा महाविहार का विस्तार पूर्वक इन्होंने वर्णन किया। कौन किया? तो वेनसांग। किसने किया? यहाँ पे जो है वेनसांग। नालंदा महाविहार का विस्तार जो है किसने किया? तो नालंदा महाविहार का विस्तार वर्णन किया, नहीं,
चंडाल एवं मेहतर नामक दो अछूत वर्गों का उल्लेख किया है। किसने? वेनसांग। चंडाल और मेहतर नामक दो अछूत वर्गों का उल्लेख किया है। शूद्रों का कृषक बताया है। हर्षवर्धन के काल में वेनसांग ने शूद्रों को क्या किया है? कृषक बताया है। ठीक है। पाटलिपुत्र एवं वैशाली पतनग्रस्त अवस्था में था। मतलब उस समय जो है पाटलिपुत्र और वैशाली को जो है अच्छा स्थिति नहीं मान रहा है वेनसांग। ठीक है। यहाँ प्रतिहार है इस क्षेत्र में, यहाँ पे राष्ट्रकूट है, यहाँ कन्नौज है। नहीं, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। इसकी रचना हर्षचरित और कादम्बरी है। कादम्बरी, कादम्बरी नहीं, बाणभट्ट की रचना क्या है? हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन को नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शी नामक नाटक का लेखक माना जाता है। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटक का लेखक माना जाता है। किसको? हर्षवर्धन को। धर्म से संबंधित हर्षवर्धन को देखें तो हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? शैव धर्म का। वेनसांग के प्रभाव में इसने महायान बौद्ध धर्म का अपना लिया। मतलब धर्म से संबंधित अगर देखें तो हर्षवर्धन जो है प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। उन्होंने शैव धर्म का अनुयायी था। वेनसांग के प्रभाव में, ये विदेशी यात्री है वेनसांग, इसके प्रभाव में महायान बौद्ध धर्म का अपना लिया। नहीं, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कन्नौज में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन से संबंधित है अग्निकांड। नहीं, हर्षवर्धन जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कन्नौज में एक सम्मेलन का आयोजन किया, इस सम्मेलन से संबंधित है अग्निकांड। प्रयाग में भी एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसकी चर्चा हर्षवर्धन के द्वारा बारे में प्रदान दिए जाने के कारण होता है। नहीं, हर्षवर्धन के मतलब दान देने के कारण इसको क्या होता है? जानकारी मिलता है। नोट में देखिए तो हर्षवर्धन के नोट में देखिए तो हर्षवर्धन के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन था, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। मतलब हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर किसकी शासन थी, इसकी जानकारी जो है नहीं मिलता है। नहीं, 700 ईस्वी से 740 ईस्वी के बीच यशोवर्धा नामक शासक के शासन का उल्लेख मिलता है। 700 से 750 ईस्वी यशोवर्धा नामक शासन का उल्लेख मिलता है। इसमें होता है वानपति, गौडवाहो, भवभूति, मालती माधव इत्यादि विद्वानों का संबंध इनके दरबार से था। ठीक है। यशोवर्मन के पश्चात कन्नौज पर कुछ दशकों के लिए आयुध वंश का शासन स्थापित हुआ। यशोवर्मन के पश्चात यानी बाद कुछ दशकों के लिए आयुध वंश का शासन स्थापित हुआ। नोट में देखेंगे आयुध वंश के काल में ही कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर पालो, प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के बीच 8वीं सदी में संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो कि 10वीं सदी तक चला। यानी आयुध वंश के काल में ही कन्नौज पर नियंत्रण के लिए
कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पालो, प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के बीच 8वीं सदी में संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो कि 10वीं सदी तक चला। प्रतिहार वंश 8वीं सदी से 11वीं सदी के प्रारंभ तक है क्षेत्र है। प्रतिहार वंश जो है, प्रतिहार वंश 8वीं सदी से 11वीं सदी के प्रारंभ तक है। क्षेत्र इसका है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। नहीं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ से देखते थे ये गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद इसके बगल में, गुजरात के बगल में राजस्थान है ना। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली है, इस जगह पे दिल्ली है। उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में है, ठीक है। मध्य प्रदेश यहाँ बीच में है। तो इस सब क्षेत्र में जो है किसका, प्रतिहार वंश का, है ना, प्रारंभ था। नहीं, प्रतिहार वंश का क्षेत्र था। हर्षवर्धन के पश्चात, यानी हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य प्रतिहारों ने स्थापित किया। हर्षवर्धन के बाद सबसे बड़ा राज्य जो है, मतलब शक्तिशाली राज्य कौन प्रारंभ किया, तो प्रतिहारों ने स्थापित किया, ठीक है। प्रतिहारों ने स्थापित किया। प्रतिहार शासकों ने भारत में अरब आक्रमणकारियों के प्रसार को रोका। मतलब प्रतिहार शासक ही भारत में अरब आक्रमणकारियों के प्रसार को रोका। किसने रोका? प्रतिहार शासक, है ना। संस्थापक, प्रतिहार शासक के संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम, शक्तिशाली शासक मिहिर भोज है। मतलब इसमें हम देखें तो शक्तिशाली शासक कौन है? मिहिर भोज, और संस्थापक कौन है? नागभट्ट है। नहीं, प्रतिहार का क्षेत्र ये क्षेत्र लग रहा है यहाँ पे, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है? प्रतिहार का क्षेत्र ये सब बन रहा है। नहीं, सुलेमान नामक अरब यात्री की भारत यात्रा होता है। नहीं, सुलेमान नामक अरब यात्री की भारत यात्रा होता। प्रतिहार शासक महीपाल के दरबार में राजशेखर नामक विद्वान, संस्कृत विद्वान थे। प्रतिहार शासक के महीपाल के दरबार में राजशेखर नामक कौन थे? विद्वान थे। प्रतिहार शासक के राजशेखर का जो ये है किताब है वो कर्पूरी मंजरी है, काव्य मीमांसा है, बाल रामायण है। ये सब किसका है? राजशेखर, जो महीपाल के दरबार में संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है। 10वीं सदी के मध्य तक आते आते प्रतिहारों की स्थिति कमजोर हो गई और इनकी अधीनस्थ क्षेत्रों में इनके सामंतों ने नए नए राज्यों का गठन किया, ठीक है। नए नए राज्यों का क्या किया? गठन किया। प्रतिहार जो है, अब इसमें प्रतिहार का कितना ये हुआ, इसमें हम देखेंगे। प्रतिहार का गुजरात है, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो गुजरात में चालुक्य वंश या सोलंकी वंश उत्पन्न हुआ प्रतिहार के बाद। राजस्थान में जो है चौहान वंश उत्पन्न हुआ। दिल्ली में तोमर वंश उत्पन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में गहरवाल या राठौर वंश उत्पन्न हुआ। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में कच्छपाघात वंश, बुंदेलखंड में चंदेल वंश, जबलपुर में कलचुरी वंश, मालवा में परमार वंश। इतना जो है प्रतिहार का जो है ये प्रतिहार के बाद उत्पन्न हुआ। नहीं, इसमें देखिए चालुक्य सोलंकी वंश। चालुक्य सोलंकी वंश को हम देखते हैं तो संस्थापक है मूलराज,
चालुक्य सोलंकी वंश संस्थापक कहाँ है? मूलराज। कौन है? मूलराज। प्रमुख शासक भीम प्रथम है। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। चालुक्य या सोलंकी वंश के काल में ही कौन? महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इन्होंने उदयमिती रानी का बाब सीढ़ी कुआं बनाया। जयसिंह के दरबार में हेमचंद्र नामक विद्वान थे। जयसिंह के दरबार में हेमचंद्र नामक विद्वान थे। कुमार पाल नामक शासक ने जैन धर्म का संरक्षण प्रदान किया। ठीक है। 12वीं सदी के अंतिम दशकों में भीम द्वितीय नामक शासक का शासन इसने आबू पर्वत यानी माउंट आबू पर्वत की लड़ाई में मोहम्मद गौरी को हराया। माउंट आबू पर्वत की लड़ाई में किसको हराया? मोहम्मद गौरी का। कौन? भीम द्वितीय ने। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि चौहान यानी शाकंभरी का चौहान, इसको चौहान वंश को शाकंभरी का चौहान भी कहते हैं। संस्थापक सिंहराज था। ठीक है। प्रमुख शासक विग्रहराज चतुर्थ तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर कब्जा किया था। ठीक है। तोमरों को पराजित कर कहाँ कब्जा किया था? दिल्ली पर। पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 92 तक रहता है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, जयनक भट्ट पृथ्वीराज विजय। मतलब पृथ्वीराज द्वितीय तृतीय के दरबार में चंद्रवरदाई थे। नहीं, इनका किताब है पृथ्वीराज रासो। एक और थे चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में थे। 1177 से 92 इनका राज्य है। जयनक भट्ट पृथ्वीराज विजय इनका किताब है। ठीक है। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय हैं तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। यानी ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है कब होता है? यानी 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। जो मोहम्मद गौरी कहाँ के शासक था? अफगानिस्तान का। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। मतलब प्रथम युद्ध में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। नहीं, दिल्ली में तोमर वंश आनंदपाल शक्तिशाली। दिल्ली में तोमर वंश उस समय था। आनंदपाल उसके क्या हैं? शासक हुए। यूपी में गहरवाल वंश या राठौर वंश संस्थापक चंद्रदेव था। यूपी के गहरवाल वंश में संस्थापक चंद्रदेव था। प्रमुख शासक जयचंद्र, पुत्री संयोगिता थी। जयचंद्र के पुत्री क्या थी? संयोगिता। 1194 में चंदावर के युद्ध में, देखिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान हरा देता है। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। 1194 में चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित करता है। यानी 1194 में जयचंद को पराजित करता है कौन? गौरी। नहीं, मालवा के परमार वंश। अब क्या है? मालवा का परमार वंश। इसका संस्थापक कौन है? संस्थापक है उपेंद्र कृष्ण। मालवा के परमार वंश के संस्थापक कौन है? उपेंद्र कृष्ण। प्रमुख शासक है राजा भोज और राजधानी धार है। संस्कृत विद्यालय, सरस्वती मंदिर ये बनवाया था। नहीं, अब इसमें हम देखते हैं कि भोपाल के निकट भोजसर नामक तालाब का निर्माण किया। विद्वान थे सरस्वती कंठाभरण, संगीतज्ञ
सामरन सूत्रधार स्थापत्य युक्तियुक्त कल्पतरु शिल्प में थे। बुंदेलखंड जेजेक भुक्ति के चंदेल, बुंदेलखंड के जो है बुंदेलखंड के चंदेल जो है जेजेक भुक्ति बीच को कहते हैं। प्रमुख शहर महोबा, राजधानी महोबा है इसका। खजुराहो, छतरपुर, ये सब ये क्या है, ये बनवाया था। संस्थापक नन्नुक है, संस्थापक नन्नुक। प्रमुख शासक धंग गंड विद्याधर। चेदी या जबलपुर के कौन संस्थापक कोल्लम प्रथम है। इसमें कश्मीर में कारकोट वंश का ये हुआ 1596 से 610 है। उत्पल वंश 1812 से 1003, रानी दीघा इसका, लाहौर वंश, ये सब जो वंश है आगे आप ये देखेंगे। राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कलहन के रचना है राजतरंगिणी, कलहन की रचना है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। कलहन की रचना है राजतरंगिणी, प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि सिंध में 7वीं सदी में राय वंश का शासन होता है, ब्राह्मण वंश का शासन होता है। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तब सिंध का शासक दाहिर था। मतलब 1712 ईस्वी में नहीं, 1712 ईस्वी में सिंध पर जो है 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया, तब सिंध का शासक कौन था, दाहिर। कासिम के आक्रमण को प्रथम अरब आक्रमण या इस्लामिक आक्रमण के नाम से जाना जाता है। कासिम के आक्रमण को प्रथम अरब आक्रमण या इस्लामिक आक्रमण के नाम से जाना जाता है। कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र पर शाही वंश का शासन, इसकी राजधानी वह हिंद थी। ठीक है, अब इसके आगे अगली वीडियो में आप लोग देखना ना भूलें मिडाइवल हिस्ट्री। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।